ये देश के एस्पिरेशन हम हर के हर एजुकेशन के हर पहल मेरा कभी से इस नीति का शॉर्ट करना है। जीडीपी के 6% सादर प्रणाम है। चूँकि समय भी काफ़ी पाबंदी है, इसमें 3 मिनट का समय देश के आज़ाद होने के बाद का ये तीसरा मौका है जब इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और 30-34 वर्षों में, और 3 मिनटों में कैसी बातें रखेंगे थोड़ा सा दिक्कत है। थोड़ा समय हो सकता है कि 2-4-5 मिनट में अधिक लूँ, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, ये नई शिक्षा नीति पर जो आज चर्चा हम कर रहे हैं, ये इसके लिए तो मैं सर्वप्रथम केंद्र सरकार को बधाई देता हूँ, चूँकि इसके सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि इस नीति में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो राज्य सरकारें हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों को ही होनी है, उन्हीं को करना है। इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ दिया जाए, अगर उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान का कारण भी भविष्य में बन सकता है। हम किसी चीज़ को अगर प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के समय वो बहुत अच्छी चीज़ें उभर के आती हैं, लेकिन जब हम इसको रेप्लिकेट करते हैं तो ये बहुत बुरा प्रभाव भी दिखाता है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों के साथ, शिक्षाविदों के साथ, शिक्षकों के साथ और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं देश के अंदर, और यहाँ तक छात्रों को भी इस नई नीति में शामिल करना चाहिए। उनसे भी विचार विमर्श करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता होनी चाहिए। और चूँकि ये समवर्ती सूची का विषय भी है और स्टेक होल्डर भी राज्य सरकारें हैं, और पारदर्शिता और परामर्श इसमें मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सरकार, हमारे डेमोक्रेसी में सरकारें 5 साल के लिए होती हैं। 5 साल के बाद फिर नई तरीके से भी लोग सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। 30-40 सालों के लिए ये योजनाएं बन रही हैं और इसमें बहुत सारे वर्ग इसमें आते हैं लोग। हम जानते हैं कि हमारे देश की जो बनावट है, हमारे देश का जो व्यवस्था है और देश में जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके से है। इस दस्तावेज में जो चीज़ें देखी गई है या देख रहा हूँ मैं, उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जहाँ पर हमको कई चीज़ें सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में के बीच में जो आज तक का जो शिक्षा की व्यवस्था में जो संबंध रहे हैं, उसमें खास तौर पर जो आर्थिक व्यवस्था है जिसमें धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर वहन करती हैं। मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से स्थिति बनी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो समन्वय बना, पहले 75-25 का रेशियो होता था, फिर बाद में के वो जल करके राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ने लगा, और धीरे धीरे ये इस तरीके से होने लगी। लगता है कि आने वाला समय में पूरी बोझ राज्य सरकारों को ही उठानी पड़ेगी। इसमें इतने बड़े रिफॉर्म्स में किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, ये स्पष्टता नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए था। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री देश की मजबूती के लिए, राज्य की मजबूती के सिद्धांत के पक्षधर हैं, और इस पॉलिसी में जिस तरीके से निजीकरण की भी कुछ बातें आई है, उस निजीकरण से थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसमें थोड़ा सा कहीं आघात ना हो, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां ये जो हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों के लिए जिसकी भौगोलिक
संरचना कुछ इस तरीके से है जहाँ पर इस तरीके की कार्य योजनाओं को लागू शायद हम करने में बहुत हमें कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं जंगलों में आके नहीं लगाएंगी। अगर किसी भी तरीके से आती भी हैं तो उस जगह पर आएंगे जहाँ लोगों की संख्या अधिक हो, घनत्व अधिक होगा। और जिस तरीके से इस पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्टों के विषय में भी कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी खोलने की बात कही गई है, वो किस तरीके से होगा ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अभी हमारे पास शिक्षकों का जो अभाव है, जिस तरीके से कहा जाए कि अभी हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से पसार रखा है, इसको अभी हम समेट भी नहीं पाए हैं। हम एक नई रास्ते की ओर जा रहे हैं। और चूँकि हम जानते हैं, जैसे कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, लगभग देश में 14 करोड़ लोग किसान हैं, 10 करोड़ लोग जो भूमिहीन हैं, 15 करोड़ लोग जो खेतीहर मजदूर हैं, जिनके पास मजदूर तो है लेकिन उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। ऐसी स्थिति है। तो इसमें बहुत बड़ा वर्ग, और इसके साथ साथ जो हमारे देश के अंदर आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर की जो संख्या है, आदिवासी पिछड़ों की जो संख्या है लगभग 70 से 80%, वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे इस नई नीति में, ये भी स्पष्ट इस पे नहीं है। और मुझे लगता है कि पॉलिसी जिस तरीके से, जहाँ तक मैं गलत ना हूँ, तो पहले ये पॉलिसी लगभग 400-500 पन्नों का बना था और अभी ये पॉलिसी 100 पन्नों पे आया हुआ है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का सवाल होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसमें कहीं ना कहीं जो चुनौती है, उस चुनौती के लिए बहुत माइक्रो लेवल में बात करने की आवश्यकता है। इस पे अच्छी बात है एक जो आप लोगों ने इस पे चिन्हित किया है, क्षेत्रीय भाषाओं को, अपनी भाषाओं को पढ़ने की बात। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इसमें भी चुनौती है, जिसमें कुछ इस नीति में जो मैं देख रहा हूँ कि जो 8वीं अनुसूची में दर्ज जो भाषाएं हैं उनको हम आगे बढ़ावा देंगे, लेकिन जो भाषाएं और जो बोली जाती हैं जो अभी 8वीं अनुसूची पे नहीं है, शामिल हैं, उन सब के साथ क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा चुनौती होगा। वो किस तरीके से कल बातें समायोजित की जाएंगी, ये भी मुझे लगता है कि इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि हम क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए ना हमारे पास सामग्री पूर्ण रूपेण है, ना हमारे पास शिक्षक हैं, और ये एक बहुत बड़ा तबका, कहीं इसमें उनके साथ अन्याय ना हो, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, देखिए 2010-11 में शिक्षा नीति को निजीकरण को लेकर के बात लाई गई थी, और मुझे लगता है कि अभी मौजूदा केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उस समय आप लोगों ने इस निजीकरण का पुरजोर विरोध किया था, इसका विरोध हम लोगों ने भी किया था। इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको जन भावनाओं के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसके साथ हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमारे देश का जो लोगों का आय का जो स्रोत है, मुझे लगता है, जहां मैं लगभग थोड़ी बहुत आंकड़े जानने की कोशिश कर रहा हूं, 7-8 हज़ार रुपये का लोगों का आमदनी है। और जो कॉलेजेस लाखों रुपए उनके फीस के हों, तो वहाँ पर हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब किसान का मजदूर कैसे पड़ेगा, ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। और ये प्राइवेट एजेंसी झारखंड में सारंडा में कैसे खोलेंगे, हमारे बस्तर में कैसे खुलेगा, कालाहांडी उड़ीसा में कैसे खुलेगा, बंगाल के जंगल महल में कैसे खुलेगा, इन सब विषयों पर मुझे लगता है समेकित चर्चा होनी चाहिए। और हमने जो इस नीति में जो आप लोगों ने प्रावधान किए हैं, इसमें हमारे जो मौजूदा व्यवस्था है, अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को लाते हैं तो मुझे लगता है कि जो स्थिति हमारी हेल्थ व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां हमारे अच्छे शिक्षकों को प्राइवेट संस्था उठा के लेके चली जाएंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो स्थिति बनेगी शिक्षा का अभी मौजूदा, और लगभग हमारे 50% से अधिक, जहां तक मैं जान रहा हूं कि देश में लोग सरकारी संस्थाओं में पढ़ते हैं, और 50% के लोग लगभग प्राइवेट में हैं। और हमारे राज्य की बात करें तो लगभग कॉलेज और स्कूल मिला करके
साढ़े 3 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इस पिछड़े राज्यों के लिए हमारे लिए ये चुनौती का एक बहुत बड़ा विषय होगा। तो मैं चाहूँगा कि इसमें जो हमारा संघीय ढांचा का जो एक व्यवस्था है, इसके प्रति हम सजगता के साथ अपनी लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और हमारी जो सुझाव हैं उन सुझावों को थोड़ा गंभीरता से लिया जाए। हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है, वैसे भी आज के दिन में अर्थव्यवस्था का धन संग्रह की सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के ऊपर है। लगभग अधिकतर धन संग्रह का कार्य केंद्र सरकार करती हैं। इसमें राज्य सरकार से के साथ कैसे समन्वय बनेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं धन संग्रह करने के लिए। और इसमें ज़रूर एक काम मुझे लगता है कि इसके साथ साथ होना चाहिए, जो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि पढ़ाई का सीधा संबंध रोजगार से है। अगर बच्चों को पढ़ाई में रोजगार की अगर ये नहीं दिखेगी, आखिर वो इस शिक्षा को किस तरीके से ग्रहण करेंगे, किस तरीके से ज़्यादा समय दे पाएंगे। हालांकि इसमें ये कुछ चीज़ें दी गई है कि जो इस वोकेशनल कोर्सेज का भी जिक्र है, लेकिन जब बच्चों को उसमें अपने रोजगार की ये नहीं नज़र आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय दे पाएंगे, क्योंकि गरीब मजदूर किसानों का सर्वप्रथम रोजगार प्राथमिकता होती है। और इसलिए इस ये में रोजगार भी साथ साथ में चलता तो मुझे लगता कि एक अच्छा संकेत होता, क्योंकि जिस तरीके से अब जो नीति आ रही है, हमें ये बात भी स्पष्ट करना होगा, जो मौजूदा हालात है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, और इस नीति में बच्चे को किस ओर जाना है ये भी कुछ स्पष्ट इसमें होना चाहिए था, जो इसमें कमी दिखी है। बातें बहुत है, लेकिन समय का भी मुझे लगता है कुछ देर के बाद हमारे आदरणीय निशन साहब बोलेंगे कि समय की अभाव है, लेकिन बातें बहुत है सर। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस पर एक बृहद चर्चा होनी चाहिए, और जो इम्प्लीमेंट का जो विषय है, इसके हर कड़ी को हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग के समय चीज़ें अच्छी रिजल्ट लेके आती है। हम किसी पंचायत में, किसी जिले में या किसी जिले हेडक्वार्टर में कोई संस्था को स्थापित करते हैं, हो सकता है कि उसमें वो अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन ये जैसे ही फैलने लगता है वैसे ही ये चीज़ें ध्वस्त होने लगती हैं। वही हालत आज के दिन में हमारे व्यवस्था की हुई पड़ी है। हम बच्चों को ICDS के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण करने की बात करते हैं, लेकिन आज ICDS में बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या स्थिति है वो भी मतलब अब मेरा ये कहना है कि अभी मौजूदा चल रही व्यवस्था और नई व्यवस्था की परिकल्पना जो हम कर रहे हैं, इसको भी एक साथ साथ में देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इसको लागू करने से पहले हमारी मौजूदा व्यवस्था में सर सर जरूर, लेकिन एक आपसे आग्रह होगा सर, एक छोटा सा आग्रह होगा। मेरा एक आपत्ति है सर, आज की इस कॉन्फ्रेंस में आप जहां बैठे हैं सर, वहां पर गवर्नर के कॉन्फ्रेंस का बोर्ड आप लोगों ने लगाया है। इसमें हम मंत्रियों की कितनी ये है इसमें सुनी जा रही है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी अगर हम लोग हैं तो पूरी तरीके से हमें भी शामिल किया जाए, ये मेरा अनुरोध है।